देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 4 अर्थात अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। आज दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है तो हम पहले बता चुके हैं। रैखिक का मतलब क्या है कि अगर कोई बीजी व्यंजक दिया गया हो, अर्थात यदि कोई बीजी संख्या दी गई हो। बीजी संख्या कहने का मतलब क्या है, जैसे जो संख्याएं a, b, c, d या x, y, z से निरूपित की जाती हैं तो इन संख्याओं को हम लोग बीजी संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर किसी संख्याओं को a, b, c, d अथवा x, y, z इत्यादि से निरूपित किया जाता है तो इन संख्याओं को हम लोग बीजी संख्या कहते हैं। ठीक। और बीजी संख्याओं के रूप में अगर कोई समीकरण निरूपित किया जाता है तो उसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यानी चर के रूप में निरूपित समीकरण है। जैसे कि मान लो अगर लिख दिया जाता है, ये तो मालूम हो गया कि a, b, c, d, x, y, z इसको क्या कहते हैं, ये चर है, इसी को कहते हैं चर। और अचर में क्या होती है, संख्या होती है। जैसे जो संख्याएं हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, ये अचर है। तो हमें पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक कहने का मतलब क्या है कि जब इन बीजी संख्याओं के रूप में जो दिए गए समीकरण है अगर उसकी घात एक हो, केवल कितना हो, एक हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। अब जैसे दो चर में अगर हम लिख दें x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, तो यहां पर देखें x एक चर है, y क्या है, दूसरा चर है। ठीक है, यह पहला चर है, यह दूसरा चर है और बराबर 4, तो ये दो चर में समीकरण हो गया। रैखिक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, एक है, y की भी घात कितनी है, एक है। मतलब जब दिए गए समीकरण में जो चर राशियां हो, जो दिया गया समीकरण है उसमें जो चर राशियां दी गई हैं, यदि उनका मान अधिकतम कितना हो, उनका घात अगर केवल एक हो, अर्थात एक से अधिक अगर घात ना हो तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक। दो हो गया तो रैखिक नहीं है। अगर यहाँ पर जैसे मान लो अगर यहाँ लिख दें हम कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ 4 लिख दें, तो यह जो दिया गया समीकरण यह रैखिक नहीं है, ये क्या है, द्विघातीय है। क्या हो गया, द्विघातीय। तो अगर कोई समीकरण दिया गया हो और उसमें जो चर संख्या दी गई हो उसकी घात कितनी हो, एक हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर क्यों कहा गया है, इसमें x और y जो व्यंजक है दो चर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हमारा दो चर में रैखिक समीकरण है, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। अब आगे देखिए क्या इसमें पढ़ना है। इसमें जो एक्सरसाइज 4.1 दिया है, 4.1 में दिया है इसमें कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण को लिखिए। अब यहां देखिए दिया है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। कौन दुगना है, नोटबुक। किससे, कलम से। ठीक है, यानी कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत क्या है, दुगनी है। तो हम मान लेंगे, जैसे कि माने यहां लिखेंगे माना एक नोट बुक की कीमत कितनी है, x रुपया, तथा एक कलम की कीमत y रुपया है। यहां देखें, यह हम मान लिए कि माना एक नोटबुक की कीमत है x रुपए तथा एक कलम की कीमत कितनी है, y रुपए है। अब यहां लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न में क्या बता रहा है, प्रश्न में दे रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है
इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करना है। केवल समीकरण हमें बनाना है। अब चूंकि दिया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो नोटबुक की कीमत क्या है, x है, बराबर कलम की कीमत क्या है, y है, तो y का दोगुना। आई बस में नोटबुक की कीमत x कलम की कीमत से दुगनी है, तो दुगना कौन है, नोटबुक है। तो कलम की कीमत में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नोटबुक की कीमत के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 2y हुआ, या इसको हम कह सकते हैं कि x माइनस 2y इक्वल 0। यही हमारा क्या है, समीकरण है। यही समीकरण का निर्माण हुआ। बस यहीं तक छोड़ देंगे, केवल हमको समीकरण बनाना है इसमें। आई बात समझ में। दूसरा क्या दिया है इसमें, दूसरा इसमें ध्यान दे क्या दिया है, दूसरा इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a और a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। जो भी समीकरण दिए गए हैं नीचे जैसे दिया है, फर्स्ट में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35, दूसरा दिया है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। इस तरह से जितने समीकरण दिए गए हैं इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और सब में a, b और c का मान ज्ञात करना है। और a, b, c क्या है, सबसे पहले यह ध्यान दें। अब जैसे पहला समीकरण हमारा दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल 9.35। अब यहाँ देखिए समीकरण जो दिया गया है, जो भी दिया रहता है वही इस रूप में दिया है, किससे तुलना करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना है। जितने समीकरण दिए गए हैं उसे हमें तुलना करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है। अब यहाँ देखे तुलना करना है हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो x का जो गुणांक होता है, ठीक है, x के साथ जो a दिया गया है ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक स्थिर संख्या है, एक अचर राशि है। इसको अचर भी कह सकते हैं, स्थिर राशि भी कह सकते हैं, कांस्टेंट नंबर भी कह सकते हैं। तो x के साथ जो गुणांक होता है उसी को a कहते हैं। मतलब x एक जो चर संख्या है उसके साथ जिस संख्या का गुणा किया जाता है उसको कहते हैं a। y जो चर राशि दी गई है, इस चर राशि के साथ जिस भी अचर संख्या का गुणा किया गया हो उसी को b ले लेंगे। a अचर है, y क्या है, चर है। और उसके बाद जो c का मतलब है कि c एक कांस्टेंट नंबर है, एक स्थिर संख्या है। यानी x और y के गुणांक के साथ जो बच जाता है ये क्या है, पूर्ण संख्या होती है, a अचर संख्या होती है। इसको क्या मानते हैं, c मानते हैं। तो a b c का मतलब मालूम हुआ। x का गुणांक a कहलाता है, y का गुणांक b कहलाता है और जो स्थिर संख्या होती है उसे c कहते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है, बराबर के बाद 0 है, अर्थात 0 के पीछे c है। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, x का गुणांक यहाँ है, y का गुणांक यहाँ है, लेकिन बराबर ये अचर संख्या इधर है। इसको भी हम क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, यानी बराबर के पीछे लाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल 0। देखो यहाँ दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में पहले निरूपित इसको बना लेना है। अब लिखेंगे, यह मान लो समीकरण 1 है, चाहे जो भी लिखें। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ये जो ऊपर वाला समीकरण हम बनाया है इस समीकरण 1 की, इसका समीकरण 1 नाम लिख दिए हैं। अच्छा ये भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण की, उपरोक्त समीकरण माने ऊपर दिए गए समीकरण की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें। तो तुलना करते तो देखें, यह पहला समीकरण जो दिया है इसमें 2x लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ax लिखा है, उसमें लिखा है 2x, इसमें लिखा है ax। तो जब x के बराबर होगा तो 2 किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर
2, यहाँ तुलना करेंगे तो a बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ by है, यहाँ 3y है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 3y आप बराबर हो गया कितना, यहाँ by, देखे पहले वाले समीकरण में 3y, इसमें है by है, तो y कैंसिल कर दो, तो b बराबर कितना हो गया 3, यहाँ पर b बराबर क्या हो गया 3, ये हो गया b बराबर 3, और बाकी जो बचा वो तो c का है, तो c बराबर यहाँ पर है, यहाँ दिया -9.35, तो c इक्वल हो गया हमारा -9.35, यही क्या है आंसर। समझ में आया? हाँ, पीछे समझ में आया सबको? यहाँ देखिए दिया 2s + 3y बराबर 9.35, तो 2s + 3y को पहले इधर लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्योंकि जो समीकरण से तुलना करना है इसमें c कहाँ है, बराबर के पीछे है, तो समीकरण की as + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, यहाँ तुलना करेंगे तो ax है 2x है, तो x को हटा दो, तो यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ 2 है, तो a बराबर 2। उसी तरह by बराबर 3y, तो b बराबर 3, और यहाँ पर +c है, यहाँ -9.35 है, इसका मतलब c बराबर -9.35। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बाकी जितना दिया गया हो इसी तरह से सब में तुलना करना है, ठीक है। तो यह अब चैप्टर जो है 4.1 का 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लेना इस तरह से। आई बात समझ में? नोट करें जल्दी। अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.2, ठीक है। 4.2 में देखे दिया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। नीचे जो विकल्प दिया है इसमें दिया है कि कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। दिया है y बराबर 3s + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, और कब अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि अगर एक चर में कोई रैखिक समीकरण दिया गया हो, अगर कोई रैखिक समीकरण एक चर में दिया गया हो, एक चर में जैसे कि मान लो अगर हम लिख दें कि 4x बराबर 8, यहाँ पर देखिए यह एक समीकरण है, 4x बराबर क्या है 8 है। तो देखिए 4x बराबर जब 8 है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि x एक चर संख्या है और 4 क्या है, एक अचर संख्या है। तो 4 में किस संख्या से गुणा करेंगे तो 8 हो सकता है। 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 8 आ जाएगा, 2, अर्थात यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, केवल 2 होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे 4 × 2 तभी हमारा 8 आ सकता है, अर्थात x बराबर यहाँ पर क्या है 2 है। क्या 2 को छोड़ करके और भी कोई ऐसी संख्या हो सकती है कि यहाँ पर रखें कि 4 में उसका गुणा करें तो 8 आ जाएगा। 4 में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ले सकते हैं कि जिसमें अगर 4 से गुणा करें तो 8 आ जाए, असंभव है, नहीं हो सकता है। यह क्या है, यह एक चर का रैखिक समीकरण है। ये जो रैखिक समीकरण क्या है, एक चर का है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब क्या होता है, अद्वितीय। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, मतलब एक दूसरा कोई हल नहीं हो सकता, केवल एक हल हो सकता है। अद्वितीय का मतलब है कि जिस केवल एक, माने एक से छोड़ करके 2 नहीं हो सकते हैं, उसको कहते हैं अद्वितीय, माने दूसरा नहीं हो सकता, उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो एक चर में अगर कोई रैखिक समीकरण दिया गया हो तो उसके कितने हल होंगे, एक अद्वितीय हल होंगे। मालूम हो गया। ये चीज हमको ध्यान रखना है, पॉइंट नोट करना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल एक अद्वितीय हल होते हैं। और दूसरा क्या है, अगर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण ले लें, जैसे कि मान लो अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर x + y = 5, यह क्या है, रैखिक समीकरण है। अब x + y = 5 दिए हैं, जो कि एक रैखिक समीकरण है। इसमें चर राशि कितनी है, x और y, कितने चर हैं, 2 चर है, ठीक है। तो इसमें x और y 2 चर है। अब इसके कितने हल हो सकते हैं यह देखना है। यहाँ पर देखें, अगर x बराबर हम 1 रखें और y बराबर 4 रखें
तो क्या 5 हो जाएगा कि नहीं? यक्स की जगह पर 1 रखें, वाई की जगह पर 4 रखें तो 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम यक्स की जगह पर 2 रखें, वाई की जगह पर 3 रखें तो भी 5 हो जाएगा ना। अगर हम यक्स का मान 3 रखें, वाई का मान 2 रखें तो भी हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है। यदि हम यक्स का मान 4 रखें, वाई का मान 1 रखें तो भी 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर यक्स का मान 0 रखें, वाई का मान हम जो है 5 रखें तो भी 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? और भी ले सकते हैं, अगर माइनस में ले लें, जैसे मान लो यक्स का मान अगर हम -1 में लें और वाई का मान हम क्या कर लेते हैं +6 ले लें, तो देखिए 6 में से -1 जाएगा तो कितना होगा? 5। यहां देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसके क्या हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अपरिमित यानी अनंत हल हो सकते हैं, ये ध्यान देना है। आई बात समझ में? एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आई बात समझ में? ये हमको पहले ध्यान देना है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 में चलते हैं। 4.2 में देखो दिया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? सबसे पहला दिया है, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है उसका यह दिया है y = 3x + 5 का एक नंबर दिया है। इसका आंसर एक अद्वितीय हल है। एक नंबर में दिया है कि एक अद्वितीय हल है। दूसरा नंबर इसका क्या दिया है? इसके 2 हल है, केवल 2 हल है, एक दे रहा है। और तीसरे नंबर में इसका दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब यहां देखिए y = 3x + 5 एक समीकरण दिया है। अब पूछ रहा है इसमें अद्वितीय हल होगा कि केवल 2 हल होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? कौन सा सही है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, यहाँ x और y इसमें 2 चर दिया है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आगे क्या समझ में? बस हमको बताना है कि यही वाला क्या है, तीसरा जो ऑप्शन दिया है ये सत्य है। उसी तरह से आगे देखें, दूसरे नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। जो नीचे दिया गया समीकरण है उसमें जितने समीकरण दिए गए हैं प्रत्येक समीकरण के हमें 4 हल लिखने हैं, 4 हल हमें बताने हैं। अब जैसे पहला दिया हमारा 2x + y = 7। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x + y = 7। अब यहां दिया है कि हमें इसके 4 हल बताने हैं, 4 हल लिखने हैं कि कौन से ऐसे 4 हल होंगे कि x और y का वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाए? 7 हो जाना चाहिए। ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हल निकालेंगे तो क्या होगा? इसके लिए कोई भी अगर आसानी से निकालना है तो यहाँ पर क्या करें, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं y = 7 और 2x को उधर ले जाते हैं तो क्या हो गया? -2x। y = 7 - 2x लिख दिया ना, y = 7 - 2x। अब इसको क्या करते हैं? एक टेबल बना लेते हैं। यहां हम क्या करते हैं? टेबल यहां पर तैयार कर लेते हैं। इस टेबल में हमको तो 4 हल बताने हैं। यहाँ x y लिख देते हैं, यहाँ 1 2 3 ये 4 खाने ये हमने बना दिया। अब यहां पर देखिए क्या रहा है, यहां पर हमें 4 हल बताना है। ठीक, अगर हम यहां पर x = 0 रख दें, x की जगह पर 0 रख दें तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 0। यहाँ x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7। अर्थात 0 और 7 जो है समीकरण का पहला हल हो गया हमारा।
आई बात समझ में। अब यक्स बराबर यहाँ 1 रख दे, अगर यक्स की जगह पर अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं तो जैसे यहाँ पर दिया है 7 माइनस 2x, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 7 माइनस 2 गुणे 1, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5। तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5 हो गया। ये दूसरा हल हो गया हमारा। इसी तरह से हम चाहे तो यहाँ 3 भी रख सकते हैं। यक्स बराबर अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, और 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, तो y बराबर हमारा 1 हो गया। आगे बात समझ में। और भी रख सकते हैं, 4 भी अगर रख दें यहाँ पर तो देखो यहाँ 4 अगर रख दे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये -8 हो गया +7। यहाँ देखिए -8 यानी 7 तो प्लस है हमारा, लेकिन यहाँ -8 तो कितना बचेगा -1 आएगा। यहाँ आंसर कितना होगा -1। ये देखिए 4 हल निकाल दिए। इसी तरह से और भी हम इसको जितना चाहे उतना हल निकाल सकते हैं। आगे का समझ में कैसे निकालें। सबसे पहले 2x + y = 7 दिया है तो y इधर लिख दिए, y = 7 - 2x, इस x को उधर लेके चलेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में। अब y बराबर 7 - 2x। अब क्या किए हैं, यहाँ पर हम सोचेंगे कि x का क्या वैल्यू रखें, तो yx का वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 रखे हैं तो देखो ये 2x 0 हो गया, तो यहाँ 7 बचा है। 1 रखेंगे तो 2 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। 3 अगर रख देंगे तो 3 2 6 होगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। और अगर यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4 2 8, 8 में से 7 जाएगा तो -1। इसी तरह अगर हम चाहें तो यहाँ पर जैसे आप 6 रख देते हैं, जो इच्छा हो वह रख सकते हैं। अगर यहाँ 6 लिख देंगे तो 6 2 12, यानी 6 दूनी 12, -12। अब -12 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा -5। तो देखिए ये सारे हल हैं, इसके लिखेंगे समीकरण के अभीष्ट। हमको कितने हल बताने हैं 4 हल। कौन कौन से हैं, पहला तो मान लो दिया है 0 7, 1 5, 1 5, उसके बाद 3 1 तथा 4 -1 है। यह क्या हो गया, हमें 4 हल ज्ञात करना है। 4 हल हम किसी तरह से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल है और कौन से हल नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या दिया है 3 नंबर में, 3 नंबर में दिया है समीकरण दिया x - 2y = 4, x - 2y = 4, और यहाँ पर अंक दिया है, नीचे बिंदु दिया है, निर्देशांक दिया है 0 2 2 0 4 0। ये जो दिए गए मान है ये समीकरण के हल है अथवा नहीं है, यही हमें ज्ञात करना है। जैसे देखो इसमें पहला दिया है इसमें 0 2, हमें बताना है कि 0 और 2 जो है समीकरण का हल है अथवा नहीं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड उतार लें। लेफ्ट हैंड साइड अब उतारेंगे, क्या दिया है x - 2y, ठीक है। अब जहाँ x है उसको 0, और जहाँ y है वहां पर 2 रखने पर तो लिखेंगे x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर। x बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 2 रख देंगे। देखो कितना आता है लेफ्ट हैंड साइड में, x की जगह पर यहाँ 0 माइनस y की जगह पर 2 रख दे, यहाँ देखो 0 और -2 दूनी 4, कितना आया -4। यहाँ देखिए x बराबर 0 y बराबर 2 रखने पर ये वैल्यू कितना आया -4। यहाँ राइट हैंड साइड में कितना दिया है +4, यहाँ +4 है, यहाँ -4 है। ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि धनात्मक ये क्या है ऋणात्मक है, तो यह क्या है बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। इस तरह से
अगर बराबर लिंक रहेगा तो लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, अगर बराबर नहीं है तो लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं होगा इसलिए लिख देंगे, इसलिए 0, 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, तो जो भी मान है, दूसरा मान जो दिया इसी तरह से यहां रखेंगे, उसमें भी इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, x बराबर जो मान दिया रहेगा और y बराबर जो मान दिया रहेगा उसको रखेंगे। रखने के बाद देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तब तो कहेंगे कि दिया गया मान समीकरण का हल है, यानी यह जो मान है यह दिए गए समीकरण का हल है। अगर नहीं होता है तो लिख देंगे कि यह मान दिए गए समीकरण का हल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 क्या दिया है, 4 में देखें दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल k का एक हल है। अब दिया है समीकरण, क्या दिया है हमको उसको पहले नोट करना है। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इक्वल k। अब यहाँ दिया है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है, तो k का मान ज्ञात करना है। x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है, ये दिया गया है। किताब में दिया है कि यह एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k, x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है समीकरण का हल है। समीकरण का हल कहने का मतलब क्या है कि यह जो मान है इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, ये जो दिया गया मान है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो संतुष्ट करेगा तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे और y की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसलिए लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर x की जगह पर यहाँ 2 रख दें, तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे y बराबर क्या हो गया k। ठीक है, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे, जहां हमारा x है वहां पर 2 रख दिए, जहां y है वहां पर 1 रख दिए, तो यहाँ पर कितना आया, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बराबर क्या हुआ k। अर्थात k का वैल्यू बताना है, k को इधर लिख देते हैं, संख्या को उधर ले देते हैं, तो क्या होगा k इक्वल 7, अर्थात k का मान कितना होगा 7 होगा, यही आंसर होगा। फिर से ध्यान से दिया है कि अगर कोई समीकरण x 2x प्लस 3y बराबर k है और इस दिए गए समीकरण का x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का यदि हल हो तो k का मान ज्ञात करना है। k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल है। तो पहले समीकरण लिख लेंगे, और अगर इस समीकरण का x बराबर 2 और y बराबर 1 हल है तो उस समीकरण में हम x बराबर 2 और y बराबर 1 रख देते हैं। अब इसमें क्या होगा, x की जगह पर यहाँ पर 2 रखा गया है, y बराबर यहाँ पर 1 रखा गया है, तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, अर्थात k बराबर 7। ठीक है, यही k का मान है। आज यहीं पर इसको कर देते हैं, से अब आगे नेक्स्ट चैप्टर जो अगले दिन स्टार्ट किया जाए। ठीक है।